Good morning students. Class 11 English medium CBSE and RBSE for both. We are going to start lecture 4 of chapter 4. Okay? अभी देखो कल हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था. जब हमने इस चैप्टर के जो हमने डिटरमाइन किया था वो था कि बॉन्ड के पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है. आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट. ठीक है, तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू. ओके, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस. सो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू डी. क्या मतलब हुआ कि डायपोल मोमेंट, मान लीजिए वी हैव टू पोल्स, वन पोल इज प्लस एंड वन पोल इज माइनस, और वी कैन से वी हैव ए 2 पॉइंट. आप ऐसे समझिए वी हैव 2 पॉइंट्स, वन इज ए एंड वन इज बी. ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पोल और बोथ पॉइंट इज डी. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट? इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा म्यू किसके बराबर? चार्ज के बराबर. जो भी इसका चार्ज है, चार्ज में हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन नहीं ले रहे. ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स और द 2 पॉइंट्स. ओके, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? डायपोल मोमेंट हो जाता है, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब इसको किससे, इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज डिबाय. ठीक है, ये कितने इक्वल होती है? देखो Q क्या होता है? चार्ज को किसमें मेजर करते हैं? कूलम में. D को डिस्टेंस इज मीटर. तो 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर, 30 कूलम मीटर. दैट इज नॉट सेंटीमीटर, दैट इज कूलम मीटर. ओके, डायपोल मोमेंट क्लियर हो गया. अब डायपोल मोमेंट क्योंकि कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, एंड सो देयर इज ए नीड ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन की भी हमें पता करना पड़ेगा. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन को, यानी जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं हम एक एरो से बनाते हैं. एरो में आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक एरो में हेड होता है और एक एरो में टेल होता है. हेड हमेशा किस साइड होता है? नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज वाली साइड होगा. एंड टेल किस साइड होगा? टेल जो है वो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज वाली साइड होगा. और जो आप एरो बनाएंगे उसमें पॉजिटिव साइड पर इस तरीके से लगा हुआ होना चाहिए. ओके, क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब डायपोल मोमेंट की व्हाट इज द यूटिलिटी? डायपोल मोमेंट, देखो ये तो एक सिंगल बॉन्ड के अंदर डायपोल मोमेंट निकाली है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा HCl, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा HCl. ठीक है, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? यदि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो म्यू हो जाएगी Q और D, जो भी इसका चार्ज होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए आपको देखना है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा. ठीक है, तो जो डायरेक्शन बनेगी एरो की वो किस साइड होगी? इस साइड होगी. ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अब मान लीजिए ये तो कैसा था, ये मॉलिक्यूल जो HCl ये तो कैसा है? डाई एटॉमिक है. ये कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई एटॉमिक का मतलब इस मॉलिक्यूल में केवल 2 ही एटम थे, तो आपने डायरेक्ट डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, लेकिन यदि मॉलिक्यूल मान लीजिए कैसा है? मल्टी एटॉमिक. मल्टी एटॉमिक का मतलब उसमें एक से ज्यादा एटम है. ठीक है, तो इन दैट केस हाउ वी कैलकुलेट डायपोल मोमेंट? तो उस टाइम पर डायपोल मोमेंट क्या होगा? डायपोल मोमेंट ऑफ ए मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल. मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब CO2 में निकालना है, नाइट्रेट में निकालना है, या किसी और चीज में निकालना है, PCl5 में निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल में निकालना है जो कि कैसा है? मल्टी एटॉमिक, जिसमें 2 से ज्यादा एटम है. तो डायपोल मोमेंट वहां पर क्या होगा? इज द वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स. जितने भी बॉन्ड है उन सबका क्या होना चाहिए? वेक्टर सम होगा. वो सभी बॉन्ड का पहले आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे, फिर उसका वेक्टर सम करेंगे. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है. ठीक है, एक एटम जो है वो ये सेंट्रल एटम, यहाँ पर ये
से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 3 एटम हो गए टोटल, तो ये कैसा हो गया, मल्टी एटॉमिक हो गया। अब मल्टी एटॉमिक में इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट यदि μ1 है और इस डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इज μ2 एंड द एंगल बिटवीन द बोथ बॉन्ड इज थीटा, देन द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विल बी μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। क्लियर कि यदि आपको कोई मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसमें आप रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, सम होगा सभी मोमेंट, सभी बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट का। तो पहले जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, पहले इस बॉन्ड का, पहले ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का आपने डायपोल मोमेंट निकाला, फिर इसका निकाला, इन दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है थीटा, देन यू यूज द फॉर्मूला μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी द μr, ठीक है। इस तरीके से हमारे सॉल्व करना नहीं है, लेकिन ये चीज बताई हुई है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ देखकर ही मालूम कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल में होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है CO2 का, ये CO2 है, ओके। वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, सो इट हैज माइनस चार्ज एंड इट हैज प्लस चार्ज। अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इट हैज माइनस चार्ज एंड कार्बन हैज प्लस चार्ज। अब इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या होगा, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट देखो कैसे निकालोगे, अभी आपको बताया था, ऐसे बनेगा, डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे बनेगा, और इधर मान लीजिए इसका, ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट किस साइड में होगा, इसमें। तो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों बॉन्ड सेम है ना, कार्बन या ऑक्सीजन से इधर जुड़ रहा है, कार्बन या ऑक्सीजन से इधर जुड़ रहा है, तो क्या है, दोनों जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका यदि μ1 है तो इसका भी μ1 ही होगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यदि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया, नॉन पोलर, ओके, नॉन पोलर हो गया मॉलिक्यूल। और वी कैन से सिमेट्रिकल, सिमेट्री आ गई यहाँ पर, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है BF3। BF3 में देखो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ओके। इस बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस किया, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड है, अब इन बॉन्ड को देखो, हमने इसका तो सीधा ही निकाल लिया, ये दोनों बॉन्ड है, इनके बीच में थीटा एंगल बना हुआ है। इन दोनों बॉन्ड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इसमें आएगा, और इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया और सिमेट्रिकल हो गया। ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन होल मॉलिक्यूल कैसा है, होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है, और सिमेट्रिकल है। इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, H2O की, ओके, H2O की स्ट्रक्चर बनाई है। अब आप H2O में देखिए, यहाँ पर H2O के पास 2 लोन पेयर्स है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण डायरेक्शन किस साइड में होगा, ऊपर की साइड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की प्लस, यहाँ पर भी प्लस। इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट निकलेगा, यदि इसका μ1 है, इसका μ2 है, तो μ1 μ2 cos थीटा, जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो दोनों का जो डायपोल मोमेंट है, अभी आपको बताया कि मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो टोटल डायपोल मोमेंट होगा वो देखना है। यहाँ पर तो देखो इक्वल एंड अपोजिट था, यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट था, यहाँ पर इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, तो इसका होता है 1.84D, ठीक है। तो आपको वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको ये मालूम करना है कि जो मॉलिक्यूल है वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, ओके। तो डायपोल मोमेंट हम इस तरीके से निकालेंगे। अब डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस क्या है, डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है कि इससे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। इससे एक तो हम पोलरिटी ऑफ बॉन्ड मालूम कर सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड कितना पोलर है,
ठीक है, बॉन्ड की पोलैरिटी को मालूम कर सकते हैं। दूसरा, बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, मोर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कितनी होगी, यानी कोई भी बॉन्ड जो है वो कितना पोलर होगा, कितना ध्रुवित होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उस बॉन्ड में पोलैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ClCl और एक मॉलिक्यूल है HCl। बताइए, यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो यदि आपसे पूछा जाए विच बॉन्ड इज मोर पोलर, तो आप कौन सा बताएंगे? या तो दोनों ही एटम सेम है, यदि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये भी एक को खींच लेगा अपनी ओर। लेकिन HCl में क्या होगा? HCl में Cl हैज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये अपनी ओर खींच लेगा। इन दैट केस इट गेट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किस बात पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर है तो बॉन्ड विल बी पोलर, और इफ इट इज 0 और लेस देन इट विल बी नॉन पोलर। ओके, सेकंड है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डायपोल मोमेंट। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? प्रैक्टिकली आपने डायपोल मोमेंट जो निकाला है, आप थ्योरेटिकली जो होना चाहिए, दोनों का रेशियो इंटू 100, इससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ दैट बॉन्ड निकाल सकते हैं। ठीक, फिर थर्ड एप्लीकेशन है ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाई। हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री आएगी ये अभी मैं इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है? वेस्पर थ्योरी इज फुल फॉर्म देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इट इज फर्स्ट गिवन बाय सिस्विक एंड पॉलिंग एंड आफ्टर दैट करेक्शन वर मेड बाय गिल्स्पी एंड नाइमन। ओके, अब इसके पॉइंट्स क्या है? वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? इट टेल्स द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। मान लीजिए you have a central atom A and it is bonded with another atoms like B. Okay, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके पास वहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन बॉन्डिंग आर लोन पेयर्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो शेप किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है? पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिव चार्ज। वैलेंस शेल होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं? ये एक एटम है, इस एटम में ये वैलेंस शेल है, बाहर वाले इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल नाम की कोई चीज नहीं है। वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड का मतलब मैंने आपको इससे फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में बताया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ पर होती है? शैल के आसपास ही, शैल पर ही तो होती है। तो शैल में क्या? शैल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज्यादा है, जिसके कारण वहां पर क्या हो जाता है? रिपल्शन होता है। ठीक है, तो पेयर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यदि वो एक दूसरे को, एक एटम है, मान लीजिए एक एटम है, बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यदि वो ज्यादा रिपेल करेंगे तो क्या है? जो आपका एटम है या जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, अपनी कैसी पोजीशन लेते हैं, ये अपने आप को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करते हैं, these electrons occupy maximum distance so that the repulsion is minimal. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। यदि ये दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो जो आपका भी मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इफ मॉलिक्यूल हैज ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेप विल बी सिमेट्रिकल। यदि मॉलिक्यूल के अंदर केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
तो यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तो शेप कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। और यदि बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर देखो H2 में यहाँ पर लोन पेयर है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन होने पर कैसी स्ट्रक्चर हो गई, अनसिमेट्रिकल हो गई। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है दैट इज मैक्सिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे लेस, एंड बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है। ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द शेप। तो अब मैं यहाँ पर एक शेप बना रही हूँ, आप उन शेप्स को लिखेंगे जिससे आपको ये पहचान में आए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में जो सिमेट्रिकल, अभी आपको स्ट्रक्चर्स बताई है मैंने कि सिमेट्रिकल यदि स्ट्रक्चर है तो शेप कैसी होगी। तो देखिए first you make a table. In the table, first column is bonded electron pair, bonded electron pair around central atom, ठीक है। then shapes and then angle। ओके। फर्स्ट है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक 2, यदि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड 2 है तो देखिए स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी। अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देखते जाएंगे। एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है। स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं आपको इस तरीके से। ये सेंट्रल एटम है, एंगल कितने का बना, 180 का बना। यदि 3 है तो स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल प्लेनर लाइक दिस। ये 180 डिग्री का हो गया। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए यहाँ पर कितने हैं, एंगल हो गया 120 डिग्री का। यदि 4 है तो स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है। एंगल होगा 109.5। ये यदि सेंटर पर ये ए है तो ये बी 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 एंड बी। ठीक है। यदि 5 है तो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे, A। ओके, इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है
तो 2 टाइप के एंगल होंगे इसमें, ठीक है। फिर है 6, देन स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होगी, सेंट्रल एटम, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, ठीक है। एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ओके। तो अब आप देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना 2, इसको हम कह रहे हैं AB2, इसको हम कह रहे हैं AB3, इसको हम कह रहे हैं AB4, इसको हम कह रहे हैं AB5, इसको हम कह रहे हैं AB6, ठीक है। AB5 और AB6, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या बताया आपको, यहाँ पर ये बताया है कि हम जो शेप्स जो निकाल रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो शेप्स बनाई है, ये सारी की सारी शेप्स कैसी है, सिमेट्रिकल है। कैसी है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम देखो, यहाँ स्ट्रक्चर देखो, एक सेंट्रल एटम तो है A, और उससे कितने बॉन्डेड, एक एटम भी जुड़ रहा है, एक एटम भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, मतलब एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, एंगल 180 का बनेगा। यदि 3 है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर है तो 120, स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल प्लेनर। यदि 4 है, 1 2 3 4, तो 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा। स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल को आप अभी आगे 12th में पढ़ेंगे, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, TD, ठीक है। फिर 5 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, कौन से, 1 2 3 4 5, यानी 3 तो प्लेन में है और 1 और 2 ऊपर नीचे, प्लेन के अबव, ठीक है। फिर है AB6, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को हम OH से बताते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स कैसी है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप इतना पढ़ेंगे, फिर इसके आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू।